नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में आपको तो पता ही है, आज जो महाराष्ट्र में सुबह सुबह, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो राजनीति के लिए अपने वीडियो बनाते हैं, तो उन लोगों को खबरें पढ़ना जरूरी होती है। और ऐसी स्थिति में जब सुबह किसी ने मोबाइल खोला होगा तो उसने उम्मीद भी नहीं की होगी कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरीके से हम कहें कि सपनों का सौदागर अजीत पवार इस दुनिया में नहीं रहे। हादसा, प्लेन क्रेश, और फिर उसके बाद में जिसकी उम्मीद थी एक विवाद, और अब जो विवाद है वो लगातार कई लोगों की जुबान पर आ चुका है और कई विपक्षी पार्टियां इसके ऊपर अपना स्टेटमेंट भी दे चुकी है। तो सबसे पहले अगर हम ये कहें कि सपनों का सौदागर मैंने क्यों कहा, तो कोई भी व्यक्ति अब जिसकी जो इस दुनिया में नहीं है, तो जो पहले के जो विवाद थे अब वो उसके साथ ही चले गए, या फिर हम कहें कि जो राज थे वो राज ही रह गए। अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो बातें रह गई। अब जब मैंने सपनों का सौदागर कहा, तो सपनों का सौदागर इसलिए कहा कि जिस कर्म भूमि से वो आते थे, बारामती, वहां से लगातार 7 बार के विधायक, तो आप समझ सकते हैं कि अजीत पवार की जो कर्म भूमि थी और उस कर्म भूमि में अजीत पवार की पकड़ किस तरीके से थी। तो ये एक दूसरा, महाराष्ट्र के इतिहास में 6 बार डिप्टी सीएम रह चुके अजीत पवार। तो सपना क्या था? सिर्फ एक ही सपना था, और वो सपना था मुख्यमंत्री बनने का। तो अजीत पवार का वो सपना अधूरा ही रह गया, अजीत पवार के साथ ही चला गया। तो इस देश की राजनीति में 2 ऐसे नेता हैं जो कब क्या करने वाले हैं ये किसी को पता नहीं है। कोई राजनीतिक विश्लेषक उनका अनुमान भी नहीं लगा सकता। एक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और दूसरे महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य तो नहीं, अब वो धृतराष्ट्र की भूमिका में है, शरद पवार। तो चूंकि मामला शरद पवार से जुड़ा हुआ है, इसलिए शरद पवार की बात करना जरूरी हो जाती है। शरद पवार के रिश्ते में लगते भतीजे, और 1999 में शरद पवार कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाते हैं, और उसी वक्त ममता बनर्जी भी अलग होती है। पीए संगमा, वो आपको पता ही है कहानी क्या है। तो शरद पवार ने एनसीपी का गठन किया और ममता बनर्जी ने टीएमसी का गठन किया। तो एनसीपी के गठन के बाद 2004 में जब एनसीपी को महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे ज्यादा, आई थिंक 71 सीटें जो है वो मिली थी, और शरद पवार के पास पूरा समर्थन था। शरद पवार सरकार बनाने के बहुमत अपने पास रखते थे, बावजूद इसके शरद पवार ने अपना दावा नहीं ठोका कि वो सरकार का गठन करना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो सरकार बनाने का दावा करते तो फिर अजीत पवार उसके मुख्यमंत्री बनते, और शरद पवार कतई नहीं चाहते थे कि अजीत पवार का कद उस तक आए कि वो पार्टी में नंबर 2 हो जाए, क्योंकि उस वक्त शरद पवार की भूमिका केंद्र की जो राजनीति थी उसमें थी। तो 2004 के बाद आपने देखा होगा शरद पवार कृषि मंत्री भी रहे, और वो लगातार कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। और जहां शरद पवार की हम बात करते हैं, तो शरद पवार जिस तरीके से मधुमक्खी फूलों के आसपास मंडराती है, तो शरद पवार सत्ता के साथ या उद्योगपतियों के साथ मंडराते हुए दिखाई देते हैं। तो इससे भी ये कहानी जो है वो स्पष्ट हो जाती है। तो एक मौका था मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन उस सपने को पूरा नहीं होने दिया शरद पवार ने। फिर उसके बाद में राजनीति आगे बढ़ती है। अब राजनीति जब आगे बढ़ती है तो लोगों में एक सस्पेंस, जिसको हम कहें कि शरद पवार और अजीत पवार का रिश्ता कैसा था, इसको लेकर बना रहता है। तो फिर आप आ जाइए 2019 में। 2019 में जब कोई भी सरकार बनाने का दावा नहीं कर रहा था, क्योंकि उद्धव ठाकरे को शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के खेमे से निकाल ले गए थे, तो महाविकास आघाड़ी बनाने की तैयारी में चल रहे थे। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी था कि शरद पवार यह चाहते थे कि अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर उसकी सरकार बनाए, जैसा कि ये खबरें जो है वो बाहर निकल कर आई अलग अलग मंच से। तो अजीत पवार उस दिन भी आपको पता होगा, सुबह सुबह जिस दिन देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो
तो अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री। तो इस देश ने वो किस्सा भी देखा और उसके बाद में अजीत पवार ने एनसीपी तोड़ दी। अब यहां पे ये जो सस्पेंस है वो बना रहेगा कि एनसीपी शरद पवार की सहमति से टूटी या शरद पवार की सहमति नहीं थी। लेकिन फिलहाल कुछ दिनों पहले जब बीएमसी का इलेक्शन हुआ तो चाचा भतीजे की जोड़ी एक बार फिर साथ दिखाई दी और अनुमान लगाया जाने लगा कि शायद अजीत पवार और शरद पवार दोनों एक हो सकते हैं वापस। और इसके साथ में एक खबर भी आई थी दो सप्ताह पहले, एक 110 करोड़ की एक फाइल का जिक्र अजीत पवार ने किया था और उसमें सीधे तौर पर बीजेपी के साथ, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है तो बीजेपी के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। अब उस फाइल में क्या था वो राज तो अब राज रह गया। लेकिन अजीत पवार खुद भी जो है वो विवादों में रहे 1999 से लेकर 2004 तक, जब वो जल संसाधन मंत्री थे। तो आपको कोंकण और विदर्भ सिंचाई परियोजना में लिपापोती किस तरीके से हुई, किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन जिस तरीके से परियोजनाएं लागू करी थी और जो वृद्धि होनी थी वो वृद्धि नहीं हुई। 0.01% की जो है वो वृद्धि देखी गई और उसी के बाद जो है वो आरोप लगे थे जिसको 70,000 करोड़ का घोटाला कहा जाता था और उसमें भारतीय जनता पार्टी ही हमलावर थी, फिर चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या कोई भी हो। तो महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ज्यादा बार उप मुख्यमंत्री पद पर रहे अजीत पवार मुख्यमंत्री का वो सपना लेकर इस दुनिया से चले गए। अब इसका दूसरा जो हम राजनीति की जब बात करते हैं तो प्लेन क्रैश की अगर आप उस स्टोरी को समझोगे तो जहां से वो गए और जहां तक वो गए लगभग 256 किलोमीटर की जो दूरी थी, लेकिन जहां पर रनवे के पास में प्लेन क्रैश हुआ, इससे साफ तौर से दिखाई देता है कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम के बजाय मैनुअल प्रॉब्लम ज्यादा थी। अब वो लैंड नहीं कर पाया या क्या वजह थी, अब वो तो ब्लैक बॉक्स जो है उसकी जांच होगी, उसके बाद में वो खबर आएगी। लेकिन सीधे तौर पर राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर हमलावर है, क्योंकि अजीत पवार एक तरीके से राजनीति में जो है वो खबर कुछ भी चल सकती है कि वो 110 करोड़ की फाइल का जिक्र किया तो उसके बाद में एक अंदेशा लगाया गया कि अब वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं और वो जा सकते हैं शरद पवार के साथ। लेकिन सच्चाई यह भी है, जो 2024 का लोकसभा चुनाव था उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ महाराष्ट्र का, जहां पे भारतीय जनता पार्टी लगभग बहुमत के साथ थी और एकनाथ शिंदे के साथ पेच फंसा हुआ था मुख्यमंत्री पद को लेकर, तब अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को उसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो प्लेन क्रैश की सच्चाई क्या है वो पूरे सबके सामने है, लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी ने मुंह खोला, अब ममता बनर्जी के चुनाव है, मजबूरी है, और फिर अखिलेश यादव, इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया इन दोनों के ऊपर बनाया, तो उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के कई जो नेता है, एक साइड उनकी जो है एयरफोर्स की एक लेडी भी है जो जिसने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, अगर आप उसके भी ट्वीट को देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि राजनीति किस लेवल की चल रही है। अब जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के भी है, वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। तो जो लोग सवाल पूछ रहे हैं इसको विवाद बनाने की एक तैयारी में है अपने राजनीतिक फायदे के लिए, और ये राजनीतिक पार्टियों का हाल भी हो गया है। तो आज आपने देखा होगा ये ट्रेंड कर रहा है, जिस तरीके से विजय रूपाणी की जो है वो डेथ हो जाती है, जिस तरीके से जो है वो सीडीएस की डेथ हो जाती है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि सीडीएस जो पद था उसका गठन किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और विपिन रावत की मौत हो जाती है, तो उसको भी विवाद बनाया गया। विजय रूपाणी की जो हादसा हुआ अहमदाबाद का, उसको भी जो है वो एक विवाद बनाया गया। और हर बार इस तरीके का जब भी वीआईपी के साथ हादसा होता है तो उसको विवाद बना दिया जाता है। तो जो लोग इसको विवाद की दृष्टि से देखते हैं उन लोगों के लिए एक जो है वो दूसरे विवाद की भी हम कहानी पढ़ते हैं। सोनिया गांधी और राजीव गांधी की जब शादी हुई 1967 के बाद में ये शादी होती है, उसके बाद में 1970 में राहुल गांधी पैदा होते हैं और 1972 में प्रियंका वाड्रा, जो कि प्रियंका गांधी हम कह सकते हैं। 1974 में संजय गांधी, जो इंदिरा गांधी के दूसरे बेटे होते हैं, उनकी शादी होती है मेनका गांधी के साथ में, जो एक सिख परिवार से आती है। तो 1980 को
सफदरजंग फ्लाइंग क्लब से एक विमान जो है वो उड़ता है और 10 मिनट बाद उसके खबर आती है कि वो क्रैश हो जाता है। तो अब उन लोगों से जो इसको विवाद की दृष्टि से देखते हैं, उनके लिए सवाल है कि आज तक उसकी जांच सामने क्यों नहीं आई? तो क्या वो संजय गांधी जो है, जो प्लेन क्रैश हुआ था, वो करवाया गया था? क्योंकि विवादों की जो शुरुआत होती है तो फिर वो उसका जवाब जो है वो विवाद से ही होता है। फिर 1984, तो 1984 उससे पहले किस तरीके से, क्योंकि इंदिरा गांधी की राजनीतिक विरासत संजय गांधी के आसपास घूमती थी, क्योंकि राजीव गांधी को तो राजनीति का कोई शौक ही नहीं था। तो 1982 में लखनऊ की एक रैली के बाद में जिस तरीके से मेनका गांधी को वरुण गांधी, जो 2 साल का बच्चा था, उसके साथ सड़क पर छोड़ दिया जाता है, वो चली जाती है। कहां से जाती है वो आपको पता है, प्रधानमंत्री आवास का जो पता होता है वहां से। 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है और किस तरीके से उनको जो है वो नजदीक के बजाय दूर के अस्पताल ले जाया जाता है, सामने के गेट के बजाय जो है वो पीछे के गेट की तरफ ले जाया जाता है। और फिर उसके बाद में राजीव गांधी, जिसको राजनीति का कोई शौक नहीं होता है, सिंपैथी का एक वोट बैंक मिलता है और वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। फिर उसके बाद में आ जाइए आप 1991 में, तो राजीव गांधी, उनकी भी जो है वो एक तरीके से हत्या हो जाती है। और फिर उसके बाद में 1996 और 97 जब प्रियंका वाड्रा की शादी हो जाती है रॉबर्ट वाड्रा के साथ, तो उसके बाद में रॉबर्ट वाड्रा के भाई, फिर उनके पिताजी, उनकी ननद, आप वो स्टोरी एक बार देखिए। और फिर उसके बाद में माधवराव सिंधिया और राजेश पायलट, मुझे लगता है कि इनको भी नहीं भूलना चाहिए कि राजेश पायलट की जो डेथ है वो किस तरीके से होती है। वो स्टोरी सबको गूगल पर जाननी चाहिए कि आखिर वो एक्सीडेंट हुआ कैसे, और राजेश पायलट ने अपना प्लान जो है वो किसके फोन की वजह से जो है वो बदला गया। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या किसी एक व्यक्ति के लिए, उसको राजनीति को चमकाने के लिए, क्या ये सारा जो है वो विवाद था? और अगर ऐसा था तो फिर उसकी जांच क्यों नहीं हुई, और जांच हुई तो उसको सामने पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं रखा गया? तो अगर आप इस अजीत पवार की डेथ को विवाद मानते हैं, जो कि है नहीं, साफ तौर से दिखाई देता है, तो फिर जो स्टोरी मैंने बताई, उस स्टोरी में जो भी डेथ हुई, फिर आप उसको किस दृष्टि से देखते हैं, यह बड़ा जरूरी हो जाता है। तो अजीत पवार जाते जाते 70,000 करोड़ का जो घोटाले के आरोप थे, उनकी क्या सच्चाई थी, अब वो एक तरीके से रहस्य रह गया। और दूसरा, जिस फाइल का जिक्र किया जा रहा था 110 करोड़ की, उस फाइल का क्या हुआ, अब वो भी जो है वो एक रहस्य बन गया। तो अजीत पवार विवादों में भी रहे, लेकिन एक तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में सफलतम राजनेता वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, ये सच्चाई है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।